हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दर्द। 2 दिनों के बाद मीसा की शादी की 16वीं वर्षगांठ आने वाली थी। उसके बच्चे उस दिन होने वाली पार्टी की तैयारियों में लगे हुए थे। दूसरी तरफ मीसा अपने कमरे में गुमसुम बैठकर ये सोच रही थी कि 16 वर्षों का सफ़र तो उसने दूसरों के बारे में सोचते हुए ही बिता दिया। कभी अपने हमसफ़र के साथ बैठकर सुकून के कुछ पल भी न बिता पाई। जो उम्र बेफिक्री और बेबाकी से खुशियों को महसूस करने की थी, उस नई उम्र में तो वो दोनों पति पत्नी परिवार वालों का मुंह ही देखते रह गए कि कहीं किसी का मुंह ना फूल जाए, सब संतुष्ट रहें। और आज जब वो उम्र के 40वें पायदान के आसपास खड़ी है, तो आज वो उस दर्द को महसूस कर पा रही है। उसने पीछे खो दिया था। अब परिस्थितियां चाहे जितनी भी अनुकूल क्यों ना हो जाएं, बीता हुआ समय और वो उम्र तो वापस नहीं आ सकती ना। उसको वो दिन याद आया जब वो विदा होकर ससुराल आई थी, तो मन में कितनी उमंगें, कितने अरमान, कितना उल्लास और कितनी खुशियाँ थीं। तरुण को पति के रूप में पाकर बेहद संतुष्ट थी मीसा। आखिर एक समझदार और प्रेम और आदर देने वाला साथी हो तो औरत को और क्या चाहिए होता है। दूसरी तरफ उसकी सास अनीता जी बेहद तेज तर्रार और जिद्दी स्वभाव की महिला थी। परिवार के हर सदस्य पर अपनी मर्जी थोपना और सबको अपने हिसाब से नाच नचाना उनकी आदत में शुमार था। यहाँ तक कि वो अपने पति दीपेश जी को भी कुछ नहीं समझती थी। मीसा को तरुण का व्यवहार देखकर हमेशा यही लगता कि शायद ये अपने पापा को माँ से हमेशा दबा हुआ देखकर खुद भी दबे सहमे रहते हैं। तरुण अपनी माँ की हर जायज़ और नाजायज़ बात पर चुप ही रह जाते थे और उन्हीं को देखकर मीसा को भी सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता था, क्योंकि वो अपने सीधे साधे पति को अपनी तरफ से दुख नहीं देना चाहती थी। बस अनीता जी अगर किसी से हारती थीं तो वो अपनी लाडली बिटिया अलका से, क्योंकि वो भी स्वभाव में अपनी माँ की तरह तेज थीं। बस बाहर रहकर पढ़ाई और नौकरी करने के कारण उसको लोगों के बीच संतुलन बनाना आ गया था। और यहाँ घर पर भी उसकी जगह तो तरुण से ऊपर ही थी, पर जिम्मेदारी के नाम पर वो सिर्फ सलाहकार का काम करती थी, और वो भी सिर्फ फ़ोन पर जाने क्या जादू था कि तरुण की सारी भागदौड़ और मेहनत पर उसकी 2-4 बातों से पानी फिर जाता। और अनीता जी तरुण का नाम तक न लेती और बिटिया का यशगान चारों तरफ गाया करती थीं। जब अनीता जी मीसा के साथ दुर्व्यवहार करती तो उसे दुख तो होता था, पर वो ये सोचकर चुप रह जाती कि चलो मेरी तो सास है, सास कब बहू को बेटी वाला स्नेह दे पाती हैं। पर जब वो तरुण के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार देखती तो उसकी आत्मा तक कचोट जाती कि कैसे कोई अपने बेटे के साथ सौतेला व्यवहार कर सकता है, वो भी जब एक ही बेटा हो। तरुण भी अपनी माँ की हरकतों से वाकिफ थे, पर बुद्धि से परिपक्व होने के कारण कई बार चीज़ों को जानते हुए भी नज़रअंदाज कर देते थे। और मीसा को भी यही कहते थे कि ध्यान मत दो, जाने दो। और पति की बात को मानते हुए मीसा अनीता जी के किए गए भेदभावपूर्ण रवैये, फिर चाहे वो छोटे से काम के लिए भी थक कर सोए हुए तरुण को बेफिक्री से जगा देना हो, और वहीं पर बिटिया रानी रिमोट लिए बैठी हो पर उनको डिस्टर्ब ना करना हो, या फिर मीसा को शादी में मुँह दिखाई में मिले उपहारों को अपने पास रखकर अलका को पसंद करा देना, ये कहकर कि देख लो बेटा, सब कुछ मेरे व्यवहार से मिला है, तुम्हें जो पसंद हो तुम ले लेना। और रोज़ की ऐसी तमाम बातें जो हो जाती थीं, जो मीसा को हमेशा एहसास दिलाती थी कि उसकी हैसियत घर में काम वाली से ज़्यादा खुश नहीं है। और उसके साथ आए दिन ही अनीता जी के ताने सुनने को मिलते कि करना तो लड़के की बहू को ही पड़ता है, बहू इसी दिन के लिए आती है कि सास ससुर की सेवा करे। जब कभी दीपेश जी मीसा के लिए कहते कि ये तो हमारी बिटिया है, तो अनीता जी तपाक से उनकी बात काट कर कहती, ऐसा है जी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। और मीसा मन महसूस कर रह जाती।
उसको पिता तुल्य ससुर के स्नेह से भी वंचित कर देती थी। अनीता जी, तरुण सब कुछ समझते हुए भी बेटे का फर्ज निभाने को तैयार रहते थे। आज स्थिति ये हो गई थी कि अब मीसा का चित्त फट गया था सबसे। अब वो पहले की तरह शांत चित्त की जगह चिड़चिड़ी हो गई थी। अब वो अपना शेष जीवन सुकून से बिताना चाहती थी। एक दिन अनीता जी फिर से बातों बातों में ज्ञान देते हुए बोली, भाई आजकल की बहुएं तो सास की सास बनकर रहती हैं। कोई सेवा भाव नहीं, कोई आदर सम्मान नहीं, जबकि सास ससुर के प्रति जिम्मेदारी लड़के बहू की ही होती है। जो माता पिता की सेवा नहीं करते वो कभी सुखी नहीं रहते। वैसे तो ये बातें मीसा पिछले 15 सालों से निरंतर शांत होकर सुन लेती थी, पर पिछले 1 साल से उसको इन सब बातों से अनिच्छा सी हो गई थी और आज सालों के गुबार बाहर निकलना चाह रहा था। अचानक अनीता जी की बातों को बीच में ही रोककर मीसा बोली, ऐसा है माँ जी, ये सब बेकार की बातें हैं कि बहू सेवा करने के लिए ही आती है। बहू आपके बेटे की पत्नी बनकर आती है। वो घर का महत्वपूर्ण अंग होती है, जो कि उसको कभी माना नहीं जाता। अगर उसको स्नेह और अपनापन दिया जाए तो वो आपको आपकी अपनी औलाद से ज़्यादा मान सम्मान और प्यार देगी। पर अगर उसको सिर्फ बेवकूफ़ ही समझा जाएगा तो एक समय के बाद वो भी आप जैसी ही बन जाएगी। और माफ़ कीजिए माँ जी, आपको ये बात उसी तरह समझनी चाहिए जिस तरह आपने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आप भी समझ लीजिए कि जन्म आपने अपने बेटे और बेटी को दिया, रातें जगकर उनके लिए बिताई, कष्ट अपनी औलादों के लिए उठाया, तो फिर अपेक्षा दूसरे की औलाद से क्यों करती हैं? मेरे लिए कौन से कष्ट सहे आपने? मेरी तो बीमारी को भी बहाना ही समझा गया। मेरी वजह से किसी का जीवन प्रभावित नहीं हुआ। फिर सबकी वजह से मैं ही क्यों अपनी इच्छाओं को मारती गई? और जब काम हो तो फिर सब काम के लिए मैं ही क्यों आगे आऊं? और सीधी सी बात यह है कि जब आप तरुण के बारे में तक नहीं सोचती तो आप बहू की क्या बन पाएंगी? आपके लिए तो बेटी ही सब कुछ है, तो आप आराम से उसी से सारी अपेक्षाएं रखिए और अपना सब कुछ उसी को दे दीजिए। यकीन मानिए, मुझे अलका से कोई समस्या नहीं है। बस मुझे मेरे हिस्से का सुकून दे दीजिए, जो मैं 16 सालों से ढूंढ रही हूँ। बोलते बोलते मीसा की आंखों से आंसू अनबरत बहते जा रहे थे और अनीता जी अपने कर्मों का चलचित्र तटस्थ होकर सुन रही थी। पास खड़े तरुण और दीपेश जी की आंखों की कोरें भी भीग गई थीं और आज तरुण को भी एहसास हो गया था कि उसकी वजह से मीसा ने अपनी उम्र का एक स्वर्णिम दौर खो दिया था और आज उसने अपने मन ही मन ठान लिया था कि अब आगे से वो मीसा की इच्छाओं का दमन दूसरों के लिए कभी नहीं करेगा। उसकी पत्नी हर उस खुशी की हकदार होगी जो आज तक उसने दूसरों के लिए खोई है।